अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि पर्दा, हिजाब, निकाब ये सारे वो अल्फाज हैं कि जिन पर आए दिन दुनिया में कहीं ना कहीं पर बहस चलती ही रहती है। कभी इंडिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी वेस्ट के फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका जैसे देशों में। एक ग्रुप कहता है कि अब हमारी दुनिया बदल चुकी है, तो ये हिजाब, पर्दा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप इसको अपने मजहब का, अपने रिलीजन का एक अटूट हिस्सा मानता है कि जिससे वो कभी समझौता कर ही नहीं सकता है। ख़ास बात ये भी है कि आजकल जैसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर पर्दा, हिजाब, निकाब या इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आता है, तो फ़ौरन ही हम लोगों के दिमाग में एक मुस्लिम औरत का ख्याल आता है। उसकी मेन वजह यही है कि आज के दौर में पर्दे को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही जोड़ दिया गया है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अलग अलग नामों के साथ और थोड़े बहुत अलग अलग कायदे कानून के साथ ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ क्रिश्चियनिटी मतलब कि ईसाईयत और यहूदी धर्म दोनों के अंदर ही पाई जाती है। ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि 20वीं और 21वीं सेंचुरी के भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे यहूदी और ईसाई औरतों के फ़ोटोज़ इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जिनको देखने के बाद पहली नज़र में आप में से ज़्यादातर लोग तो ये फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे कि ये मुस्लिम औरतें हैं या फिर यहूदी और ईसाई औरतें हैं। और साथियों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, वो दरअसल पर्दे का इतिहास है। जी हाँ, पर्दा की हिस्ट्री। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये लगता होगा कि पर्दे का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद 1450 और 1500 साल पहले मक्का मदीना जैसे शहरों से शुरू हुआ है। लेकिन हकीकत तो ये है कि 1450 और 1500 साल तो भूल ही जाइए, बल्कि औरतों के पर्दा करने के इतिहास की जड़ें आज से लगभग 3.5 या 4,000 साल पीछे जाकर जुड़ती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ईसाइयों और यहूदियों से भी पहले हमारी इस दुनिया में औरतें पर्दा कर रही थीं। मगर अब सवाल ये है कि कहाँ पर? तो इसका जवाब है असीरियन एम्पायर। दरअसल कहानी ये है कि 2100 ईसा पूर्व में, मतलब आज के हिसाब से देखें तो लगभग 4100 साल पहले, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2100 साल पहले मिडिल ईस्ट के इलाके में असीरिया नाम की एक सिटी स्टेट हुआ करती थी। वक्त के साथ ये ताकतवर होती गई और फैलती गई, और फिर 1400 ईसा पूर्व का वक्त आते आते ये पूरा एक एम्पायर बन चुका था, पूरी एक बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। इसी को असीरियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। याद रहे कि ये वो दौर था कि जब दुनिया में कबीलाई जंगें खूब हुआ करती थीं। अलग अलग कबीले एक दूसरे के ऊपर खूब हमले किया करते थे और खूब जंग हुआ करती थी। दस्तूर ये हुआ करता था कि जीतने वाला कबीला हारे हुए कबीले का मालो दौलत तो लूटा ही करता था, उस कबीले की जितनी भी औरतें या बच्चे हुआ करते थे उनको वो गुलाम बना लिया करता था। और हाँ, बचे हुए मर्दों को गुलाम नहीं बनाया जाता था, क्योंकि हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन मर्दों को गुलाम बनाकर अपने कबीले में ले जाया जाए और वहाँ पर जाकर ये बगावत कर दें और हमारा ही काम तमाम कर दें। तो इसीलिए इन बचे हुए मर्दों को या तो ख़त्म कर दिया जाता था या अंधा कर दिया जाता था, या कम से कम इनके साथ कुछ ऐसा काम ज़रूर किया जाता था कि जिससे ये फ्यूचर में उस कबीले से लड़ने के लायक न बचें। अब ये जो गुलाम बनाई गई औरतें होती थीं, इनके ऊपर इनके मालिक का पूरा हक होता था। मतलब एक मालिक की मर्जी है, वो चाहे एक रकम के बदले में इसको ले जाकर बाजार में बेच दे, चाहे तो कभी किसी बात से खुश होकर ऐसे ही आज़ाद कर दे, और चाहे तो पूरी जिंदगी भर अपने ही पास रखे और अपनी खिदमत करवाए। हैरानी की बात तो ये है कि इस गुलाम के ऊपर इसके मालिक का पूरा हक होता था। मतलब वो जो भी चाहे इसके साथ करे और जो भी चाहे इससे करवाता रहे। एक गुलाम औरत की हर चीज़ पर उसके मालिक का हक हुआ करता था। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, मगर जब ये असीरियंस काफ़ी ताकतवर हो गए और एक सिस्टमैटिक अंदाज में दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज करने लगे, इनकी फ़ौजें भी काफ़ी बड़ी, ऑर्गेनाइज्ड और ताकतवर हो गईं, तो फिर इन लोगों ने मर्दों को भी गुलाम बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब वो खतरा टल चुका था कि अगर मर्दों को गुलाम बनाया जाएगा तो ये कभी भी बगावत कर डालेंगे। वैसे यहाँ पर एडिशनली ये चीज़ भी मेंशन करना ज़रूरी है कि लोगों को गुलाम बनाना और उनके साथ ये सब कुछ करना, ये सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी इलाके में नहीं चल रहा था, बल्कि ये तो वक्त के साथ दुनिया के बाकी इलाकों में भी फैल चुका था। चाहे ग्रीक सोसाइटी हो, इजिप्शियन सोसाइटी हो, या फिर यूरोप के जो रोमन्स थे वो हों, हर इलाके में यही सब कुछ हो रहा था या फिर होने वाला था। तो अब हुआ ये था कि असीरियंस हद से ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और हर गुजरते वक्त के साथ वो और भी ज़्यादा इलाकों को फतह करते जा रहे थे। अब जितने भी इलाकों को फतह करते थे, जंगे जीतते थे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी तादाद में औरतों और मर्दों को गुलाम भी बनाया करते थे।
धीरे धीरे इन गुलाम मर्द और औरतों की तादाद बढ़ती गई और इनको शहर में भी लाकर रखा जाने लगा। औरतों से घर के काम लिए जाते, घर पर खिदमत ली जाती, तो मर्दों से बाहर के काम करवाए जाते थे। मगर अब धीरे धीरे जैसे जैसे इन लोगों की सोसाइटी में ये गुलाम लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे एक मुश्किल भी सामने आ चुकी थी। मुश्किल ये थी कि इन गुलाम औरतों में और जो शहर की असली औरतें हुआ करती थी, उनमें फर्क कैसे किया जाए, मतलब उनको पहचाना कैसे जाए। क्योंकि उस दौर में जहाँ एक तरफ ये जो गुलाम औरतें हुआ करती थी, इनको ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, इनको हिकारत से देखा जाता था, इनको बाजारों में बेचा जाता था, ये औरतें खुद अपने जिस्म की मालिक भी नहीं हुआ करती थीं, तो वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की जो खुद की औरतें थीं, जो रूलिंग क्लास से बिलोंग किया करती थीं, उनको अपर क्लास समझा जाता था और उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता था। मगर अब जब शहर में गुलाम औरतों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सब मिक्सिंग होने लगी थी, तो यहाँ की रूलिंग क्लास के लिए ये परेशानी खड़ी हो चुकी थी कि इन औरतों में फ़र्क कैसे किया जाए। और यहीं से निकाब की एंट्री हुई। दरअसल अब जितनी भी रूलिंग क्लास की औरतें थीं, उन सब ने निकाब करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब शहर के अंदर किसी भी औरत को निकाब में देखते ही समझ लिया जाता था कि ये औरत दरअसल आज़ाद औरत है और अपर क्लास से बिलोंग करती है। जबकि अगर कोई औरत बेनकाब दिखाई देती थी, तो इसका सीधा मतलब होता था कि ये कोई गुलाम औरत है, मतलब इसको या तो बाजार से खरीदा गया है या बाजार में बेचा जा रहा है। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो निकाब था उस दौर में पावर और रिस्पेक्ट का सिंबल बन चुका था। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता चलता है कि ये चीज़ सिर्फ फॉलो ही नहीं हो रही थी, बल्कि अगर कोई गुलाम औरत चुपके से निकाब करने की कोशिश करती, मतलब मिक्स होने की कोशिश करती, तो उसके लिए सज़ा तक तय कर दी गई थी। निकाब करने वाली गुलाम औरतों को तो सज़ा दी ही जाती थी, बल्कि उन मर्दों तक के लिए सज़ा तय कर दी गई थी कि जो मर्द किसी गुलाम औरत को निकाब करते हुए देखते थे और इसकी खबर हुकूमत को नहीं देते थे। अब साथियों, असीरियंस में तो ये चीज़ ऑनर, स्टेटस और प्रोटेक्शन की अलामत थी ही, मगर आगे आने वाली सोसाइटीज़ या फिर एम्पायर्स पर नज़र डाली जाए तो वहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा ही नज़र आता है। मिसाल के तौर पर बेबीलोनियन और पर्शियंस की ही बात कर लें तो यहाँ पर भी जो एलीट औरतें थीं, मतलब जो रूलिंग क्लास से बिलोंग करती थीं, जो अपर क्लास की औरतें थीं, वो हमेशा निकाब किया करती थीं। ख़ास तौर से जो रानियाँ या सिस्टम की बाकी असरदार औरतें हुआ करती थीं, वो अपने सर और बाल को हमेशा कवर किया करती थीं। मतलब यहाँ पर भी ये एक सिंबल था इस चीज़ को दिखाने का कि ये अपर क्लास से बिलोंग करती हैं। लगभग ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को ग्रीक्स और रोमन्स में भी दिखाई देती हैं। वहाँ पर भी जो एलीट या रूलिंग क्लास की औरतें थीं, उनके बारे में लिखा गया है कि वो हमेशा अपने सरों को कवर किया करती थीं। अब अगर रिलीजन के एंगल से भी बात कर लें तो मुसलमानों से पहले ये कॉन्सेप्ट ईसाइयों और यहूदियों में भी पाया जाता था। बस फ़र्क ये था कि जहाँ एक तरफ बाकी जगहों पर ये चीज़ सिर्फ सोशल रीजंस की वजह से थी, तो वहीं इन रिलीजन्स के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट आया, ये रिलीजियस वजह से भी आया। मतलब इस वजह से भी आया कि क्योंकि इस चीज़ को करने का हुक्म इनका मजहब दे रहा था। मिसाल के तौर पर यहूदियों में वो भी ख़ास तौर से वो यहूदी औरत कि जिसकी शादी हो चुकी होती थी, वो अपने सर को हमेशा कवर करके रखती थी। इवन आज भी बहुत सारी जगहों पर यहूदी औरतों को अपने सर को कवर किए हुए देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ईसाइयों में भी इस कॉन्सेप्ट को एक लंबे वक्त तक बड़ा ही स्ट्रांगली फॉलो किया जाता रहा। इवन जो मदर मैरी हैं या फिर वर्जिन मैरी की जो जीसस मतलब कि हज़रत ईसा की माँ हैं और जिनको मुसलमानों में हज़रत मरियम कहा जाता है, उनको भी ईसाइयों के पिछले 2000 साल के इतिहास में जहाँ कहीं भी तस्वीरों के ज़रिए से दिखाया जाता है, उनकी तस्वीरों को बनाया जाता है, हर जगह ही वो ढके हुए सर के साथ नज़र आती हैं। इवन ईसाइयों में आज भी जो चर्च में रहने वाली खास औरतें होती हैं, जिनको नन कहा जाता है, उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी दरअसल सरों को पूरी तरीके से कवर करने वाली होती हैं। अब अगर इस्लाम की बात करें तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले भी अरब की सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट, ये कल्चर पाया जाता था। मगर इसके पाए जाने के वही सोशल रीजंस थे कि जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और यही वजह थी कि उस दौर में अरब के अंदर बहुत कम औरतें ही निकाब किया करती थीं, क्योंकि निकाब करने वाली औरतें वही थीं कि जो एलीट थीं, मतलब कि अपर क्लास से बिलोंग करती थीं, जबकि गुलाम औरतों को अपना सर ढकने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। अब जब इस्लाम आया तो इस कॉन्सेप्ट में 2-3 बदलाव आए। पहली बात तो ये थी कि इस्लाम ने इस चीज़ को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया, मतलब उसने मर्द और औरत दोनों को ही ये क्लियरली बताया कि किसको अपने बॉडी का कौन सा पार्ट छिपाना ज़रूरी है और कौन सा पार्ट छिपाना ज़रूरी नहीं है।
जबकि जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि इस्लाम ने शुरुआत से ही इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, मतलब बराबरी की बात की, जिससे अब हुआ ये कि अरब सोसाइटी की जितनी भी औरतें थी वो इस चीज़ को फॉलो करने लगी, क्योंकि उनको ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस्लाम के क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल चुके थे, बल्कि साथ ही साथ वो जो कानून था कि जो सदियों पहले सल्तनतों के द्वारा बनाया गया था कि गुलाम औरत अपना सर नहीं ढक सकती है, सिर्फ खास औरतों को ही निकाब करने की इजाज़त है, अब वो भी खत्म हो चुका था। बाद में इस्लाम जब बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के बाकी इलाकों में फैलना शुरू हुआ तो वहाँ पर भी ये पर्दे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही फॉलो होता चला गया, जो कि आज तक मतलब लगभग 14 और 1500 साल बाद भी हम लोगों को बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जानकारी से भरपूर लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब